तो सीरीज के स्टार्ट में हम अनु को देखते हैं जो लेट नाइट बस से उतरकर एक सुनसान सी गली से अपने हॉस्टल जा रही थी और तब कोई उस पे लेजर पॉइंट करता है। अब हम सब जानते हैं कि ये कितनी घिनौनी हरकत है और यहाँ अनु इस हरकत को इग्नोर करके अंदर जाती है और अपने रूम 333 में पहुंचती है जहां उसके फ्रेंड्स उसका वेट कर रहे थे। यहाँ 4 और लड़कियां थी और इन 5 का एक टाइट ग्रुप था जिसमें अनु के अलावा श्वेतलाना, निकी, कोमल और रीमा दी थे। श्वेतलाना एक एयर हॉस्टेस थी और अनु की सबसे क्लोज फ्रेंड थी। हमें पता चलता है कि अनु और श्वेतलाना ने मिलकर एक रूम लिया है और ये दोनों कुछ 1 महीने बाद वहां शिफ्ट होने वाले हैं। देन निकी एक वेल्दी बैकग्राउंड से बिलोंग करती है लेकिन उसे बचपन से ही स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से उसे बहुत बुलिंग फेस करनी पड़ी थी और साथ ही साथ उसकी फैमिली भी बहुत अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। नाउ कोमल पहले एक वैश्या हुआ करती थी लेकिन अब वो उस जिंदगी को पीछे छोड़ चुकी है, वहां से बच के निकल चुकी है। और फाइनली रीमा दी इन सब से एज में थोड़ी बड़ी है और उनकी एक बेटी भी थी और फिलहाल भी वो प्रेग्नेंट हैं। अब रीमा दी की कहानी कुछ ऐसी है कि उनके जो इन लॉज है वो काफी पिछड़ी सोच के लोग हैं और वो बेटा चाहते थे। तो रीमा दी इसी डर से उनसे अलग रहने लगी थी क्योंकि वो जानती थी कि अगर उन्होंने चेक कराया और बेटी निकली तो वो लोग इस बच्चे को गिरा देंगे। वैसे हम सब जानते हैं कि ये चेक करना इंडिया में इलीगल है लेकिन फिर भी कई लोग कर ही लेते हैं। जो भी हो, ये सारी लड़कियां इस प्रगति गर्ल्स हॉस्टल में किसी न किसी मजबूरी में ही रह रही थी क्योंकि यहाँ की हालत और माहौल दोनों बहुत खराब था। ये एक गवर्नमेंट हॉस्टल था यानी कि ये बहुत चीप था और हॉस्टल जंगल से बिल्कुल सटा हुआ था, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली के आउटस्कर्ट्स में था। हॉस्टल के गार्ड्स, मेस ओनर सब बहुत ही वियर्ड थे। नाउ कमिंग टू अनु, वेल उसका एक बॉयफ्रेंड था जिससे वो बहुत प्यार करती थी और इवन दो वो अनु को लेके सीरियस नहीं था लेकिन फिर भी अनु एक बहुत ही पॉजिटिव और इनोसेंट लड़की थी जो उसके इस बिहेवियर को एक्सक्यूज करती रहती थी। उसने अपना नया रूम भी अपने बॉयफ्रेंड की ही बिल्डिंग में लिया था ताकि वो उसके पास रह सके। अब अनु की फ्रेंड्स हमेशा उसे समझाने की कोशिश करती रहती थी कि वो लड़का तुमसे शादी नहीं करने वाला, लेकिन अनु उनकी बात को टाल देती, उस पर ध्यान नहीं देती क्योंकि अनु वाज मैडली इन लव। अब अगले सीन में हमें 6 महीने बाद की कहानी को दिखाई जाती है। हम यहाँ मधु नाम की एक लड़की को ट्रेन से उतरते देखते हैं जो कि अभी अभी ग्वालियर से दिल्ली आई थी। वो पहले तो अपने बॉयफ्रेंड अरुण के रूम पे उसके साथ रहने जाती है। यहाँ ये दोनों इंटीमेट होने लगते हैं कि तभी मधु को मास्क में कुछ लोग दिखते हैं जिससे वो डर जाती है। अब यहाँ एक्चुअल में कोई मास्क्ड लोग नहीं थे, रादर ये मधु के पास्ट ट्रॉमा की पहली झलक है और ये उसकी मेंटल स्टेट और अरुण के साथ उसके रिलेशनशिप को डिफाइन करती है। इसके बारे में आपको कहानी में आगे और भी काफी कुछ पता चल जाएगा। खैर आगे हम जान पाते हैं कि अरुण और मधु ग्वालियर में एक ही कॉलेज में पढ़े थे और ये दोनों तब से एक दूसरे को जानते हैं। अब अगले दिन मधु जॉब के लिए बेला नाम की लड़की से मिलती है जिसे मधु बेला दी बुलाती है। बेला अपनी रेफरेंस के बेसिस पे मधु को एक कस्टमर केयर सेंटर में जॉब लगवा देती है। साथ ही साथ मधु को एक गवर्नमेंट हॉस्टल का एड्रेस भी देती है जहाँ एक रूम खाली था। तभी मधु बेला के फियांसे को देखती है जिसका नाम नकुल था और उसे देखते ही वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। क्यों? अगेन आपको आगे पता चल जाएगा। खैर तो इसके बाद मधु और अरुण हॉस्टल पहुंचते हैं और हम देख पाते हैं कि ये वही हॉस्टल है जहां मूवी के स्टार्ट में अनु रहती थी, यानी कि प्रगति गर्ल्स हॉस्टल। हॉस्टल मेन रोड के काफी दूर था और वहां तक कोई भी बस या ऑटो भी नहीं जाती थी। अंदर वार्डन ग्रेसी मधु को रूम दिखाती है और हम देख पाते हैं कि ये रूम 333 ही है जहां अनु पहले रहा करती थी। हमें पता चलता है कि अनु की मौत 6 महीने पहले एक रोड एक्सीडेंट में हो गई थी जब वो हॉस्टल छोड़ के जा रही थी। खैर तो मधु को रूम पसंद आता है पर वार्डन ग्रेसी उससे कहती है कि ये एक गवर्नमेंट हॉस्टल है और यहाँ रहने के लिए जॉब लेटर, मेडिकल सर्टिफिकेट एंड और भी काफी सारे डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब क्योंकि अरुण एक हॉस्पिटल में काम करता था इसलिए वो अपने जान पहचान की एक सीनियर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर सोहिनी से मधु के लिए मेडिकल पेपर्स बनवा लेता है। डॉक्टर सोहिनी ने अभी अभी अपना क्लिनिक अपने घर में शिफ्ट किया था और वो एक असिस्टेंट ढूंढ रही थी, इसीलिए वो मधु को पार्ट टाइम के लिए रख लेती है। यानी मधु यहाँ काइंड ऑफ 2 जॉब्स करेगी क्योंकि उसे पैसे की जरूरत थी। अब ध्यान रहे मधु अभी तक शिफ्ट हुई नहीं है, आगे शिफ्ट होगी क्योंकि उस रात 3 लड़कियां रूम 333 में जाती हैं और वीजी बोर्ड यूज करके घोस्ट से बात करने का प्लान बनाती है। श्वेतलाना को यह देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो उन्हें निकलने के लिए कहती है। तीनों लड़कियां नहीं मानती और रूम बंद कर लेती और श्वेतलाना भी रूम बाहर से बंद कर देती है। कुछ ही देर में उनकी भयानक चीखें पूरे हॉस्टल में गूंजने लगती है और ये शोर ग्राउंड फ्लोर पर ग्रेसी को भी सुनाई देता है और वो वहीं से उन्हें शांत रहने को कहती हैं। हम ग्रेसी को उसकी फ्रेंड कांस्टेबल इलू मिश्रा के साथ बैठकर ड्रिंक करते हुए देखते हैं। इलू का एक बेटा था जीवा जो कि पिछले 6 महीने से घर नहीं आया था। अब जीवा अक्सर कई दिनों तक घर नहीं आता था लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि वो 6 महीने से गायब है और ऐसे में इलू उसे लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। वो जीवा को ढूंढने के लिए बब्बन नाम के एक लड़के को पकड़ती है लेकिन उसे भी जीवा का पता नहीं होता। दरअसल जीवा और बब्बन एक हकीम के लिए काम करते थे और ये हकीम जो था वो बहुत शेडी टाइप का इंसान था। मतलब ये दवा के नाम पे अपने मरीजों को बिच्छू, छिपकली ये सब चीजें बेचता था और उनकी बीमारी ठीक करने
करने का क्लेम करता था। इलू हकीम से मिलने जाती है तो वो कहता है कि जीवा जल्द ही उससे मिलने आएगा। अब दोस्तों ये हकीम एक्चुअली बहुत डेंजरस था। ये एक एक्स सीरियल किलर था और ये लड़कियों को ल्योर करके उनकी सोल्स को चुराया करता था। सो जाहिर सी बात है कि उसने कई लड़कियों को मारा था। देखो जो लोग इसके पास दवाइयां लेने आते थे, हकीम उन्हें ऐसी दवाइयां देता था कि पहले तो वो थोड़ा ठीक होते थे, फिर एकदम से उनकी हालत बिगड़ जाती थी, जिसपे हकीम उनसे कहता था कि उनका वक्त खत्म हो चुका है। जीवा और बब्बन हकीम के लिए बिच्छू का तेल बेचते थे जो कि इलीगल है, और उसके विक्टिम्स के बॉडीज को डिस्पोज करते थे। अब बात यह थी कि हकीम काफी बीमार था और उसका स्किन भी सड़ने लग गया था। ऐसे में वो इन सोल्स को इसीलिए चुराता था क्योंकि ऐसा करके वो जिंदा रह सके। ये बहुत कॉमन है जो हमने मूवीज में देखा है कि लोग सोल्स को चुराते हैं अपनी उम्र बढ़ाने के लिए या अपनी जान को बचाने के लिए, मतलब काइंड ऑफ लाइक चीटिंग डेथ। एनीवेज कमिंग टू मधु, फाइनली वो हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। हम स्वेतलाना, निकी, कोमल और रीमा दी को देखते हैं जिनकी हालत बिल्कुल ठीक नहीं लग रही थी। ये लोग बहुत डरे हुए थे और रीमा दी की प्रेगनेंसी अब अपने 8th मंथ में पहुंच गई थी। स्वेतलाना की बात करें तो उसके नेक पे एक फंदे का मार्क था और ये चारों लड़कियां जो थी ये कभी भी बाहर नहीं जाती थी। इनफैक्ट स्वेतलाना तो अब जॉब के लिए हॉस्टल तक से बाहर नहीं निकलती थी। अब ये लोग मधु के उस रूम में शिफ्ट होने से खुश नहीं थे। इनका मानना था कि रूम में किसी की आत्मा थी, पर वार्डन इन सबको डांट के चुप करा देती है। खैर तो पहली रात जब मधु सो रही होती है तब उसके डोर को कोई जोर जोर से पीट रहा होता है। हम देख पाते हैं कि वो चारों लड़कियां अपने अपने रूम से ये देख रही होती हैं और बाहर कोई नहीं होता बल्कि नॉकिंग की आवाज अंदर से आ रही होती है। अब मधु को लगता है कि ये इन लड़कियों की ही चाल होगी क्योंकि ये लड़कियां उसे यहाँ से भगाना चाहती है। तो ऐसे में मधु इन पे चिल्ला देती है और कह देती है कि वो कहीं नहीं जाने वाली। अब दोस्तों यहाँ हमें मधु के पास्ट के बारे में भी पता चलता है। 1 साल पहले ग्वालियर में उसकी ग्रेजुएशन फेयरवेल पार्टी में वो और अरुण क्राउड से हटकर कुछ टाइम स्पेंड कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ 3 लोग आते हैं। तीनों ने मास्क पहन रखे थे और इन लोगों ने अरुण को बहुत पीटा और मधु को ड्रैग करके उसके साथ गलत किया। अब यहाँ मधु को नहीं पता था कि ये लड़के कौन है, बट उसने इनमें से एक लड़के को थोड़ा सा देखा था और उसका नाम सुना था जो कि नकुल था। अब क्योंकि मधु की फैमिली ऑलरेडी एक बहुत ही ऑर्थोडॉक्स और स्ट्रिक्ट फैमिली थी और उसे इन तीनों का नाम या चेहरा भी नहीं पता था, इसलिए उसने कभी भी इस ट्रॉमेटिक इंसिडेंट की रिपोर्ट नहीं करी। यही रीजन है कि मधु को अक्सर डरा हुआ देखते हैं। साथ ही साथ इस रात ने मधु एंड अरुण के रिलेशनशिप को भी काफी टार्निश किया था। मतलब ऊपर ऊपर तो सब कुछ ठीक दिखता है, बट ये दोनों एक दूसरे से इंटीमेट नहीं हो पाते हैं। उस रात ने इन दोनों को ही काफी इफेक्ट किया था। जहां मधु का ट्रॉमा बहुत सीवियर था, बट अरुण भी अभी तक उस रात को भुला नहीं पाया था। तो अब आप व्यूअर समझ गए होंगे कि क्यों मधु को मास्क्ड मैन दिखे थे और क्यों वो नकुल को देख के इतना परेशान हुई थी। खैर एक दिन मधु को डॉक्टर सोहिनी के नोटिस बोर्ड पर काउंसलिंग और थेरेपी फॉर असॉल्ट विक्टिम्स का नोटिस दिखता है। मधु डॉक्टर सोहिनी की इस सेशन को ज्वाइन करती है और धीरे धीरे अपने पेन को शेयर करते हुए ये दोनों उस पर वर्क करना शुरू करते हैं। डॉक्टर सोहिनी के घर पे उनकी बेटी कियारा थी और उनकी बिल्ली का नाम राक्षस था। मधु का इन दोनों से ही काफी अच्छा बॉन्ड स्टैब्लिश हो जाता है और जब कियारा नोटिस करती है कि मधु डरी डरी सी रहती है तब वो उसे एक पेपर स्प्रे गिफ्ट करती है जिससे वो थोड़ा सेफ महसूस कर सके। अब दोस्तों यहाँ अजीब बात ये थी कि बेला के फियोंसे का नाम भी नकुल था और मधु को ये शक था कि ये और कोई नहीं बल्कि उसी रात वाला नकुल है। वो अपना सस्पिशन कंफर्म करने नकुल के ऑफिस जाती है और उसका ग्वालियर वाला एड्रेस बहाने से मांगती है, लेकिन नकुल उसे देख लेता है। फिर वो नकुल के घर भी जाती है जहाँ नकुल उससे बैठ के बात करता है। वो मधु को बताता है कि वो जिंदगी में कभी ग्वालियर नहीं गया है। यहाँ मधु नकुल को अपने बीमार पापा का ख्याल रखते हुए भी देखती है और नकुल उसे समझाता है कि उसके साथ जिसने भी गलत किया था, मतलब मधु के साथ, वो नकुल नहीं था, ये सेम नकुल नहीं है। मधु समहाउ इस बात को मान भी जाती है और वहाँ से चली जाती है। उधर हॉस्टल में हम काफी सारी हॉन्टिंग्स को होते हुए देखते हैं, जैसे कि किसी का गेट पीटना, एक जले हुए फिगर का बार बार मधु के सामने आना वगैरह वगैरह, लेकिन मधु इन सब को इग्नोर करती है। वहीं स्वेतलाना, निकी, कोमल और रीमा दी हॉस्टल से बाहर भी नहीं जा पाती थी क्योंकि कोई एंटिटी था जो उन्हें रोकता था। जैसे जैसे रीमा की डिलीवरी डेट पास आ रही थी ये लोग बाहर निकलने के लिए डेस्परेट होते जा रहे थे। ग्रेसी उनकी तसल्ली के लिए इलू के थ्रू हकीम को वहां बुलवाती है। हकीम रूम में घुसते ही बता देते हैं कि यहाँ एक एंटिटी है जो कि बहुत ही गुस्से में है और तकलीफ देने आई है। वो कहता है कि कमरा खाली करना होगा। इस बात पे ग्रेसी भड़क जाती है और उसे वहां से निकाल देती है। अब ग्रेसी अंधविश्वास में बिल्कुल नहीं मानती थी और वो एक बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सन थी। वो तो बस इन चारों को हेल्प करना चाहती थी, लेकिन जो कंक्लूजन निकल रहा था उससे ग्रेसी खुश नहीं थी। अब हकीम वहां से चला तो जाता है, लेकिन वो पीछे वाली गली में आता है और स्वेतलाना से मिलता है। वो उससे कहता है कि अगर उन चारों को वहां से निकलना है तो उन्हें मधु को जरिया बनाना होगा। बेसिकली हकीम यहाँ हेल्प ऑफर कर रहा था और स्वेतलाना मान भी जाती है, लेकिन हम जानते हैं कि यह हकीम बहुत चालू इंसान है। हकीम उसे एक डोज देता है और इसे मधु को देने कहता है। वो कहता है कि ये डोजेज उसे तब तक देने होंगे जब तक मधु पूरी तरह अनस्टेबल ना हो जाए, और जब ऐसा हो तब
तब स्वेतलाना को मधु को उसके पास भेजना होगा, मतलब हकीम के पास। दूसरी तरफ हम मधु को देखते हैं जो रोज अपने 2 जॉब्स करके हॉस्टल लौटती है। उसे रोज बस में बहुत हरासमेंट फेस करना पड़ता है जिससे वो बहुत ही ज्यादा डिसगस्टेड फील करती है। अब जब मधु वापस हॉस्टल आती है तो हम देख पाते हैं कि रीमा दी और कोमल मधु के रूम में आके उससे बातें करने लगती हैं। वो कहती हैं कि मधु उनके फ्रेंड अनु के रूम में आई थी, इसलिए उन लोगों ने गुस्से में कुछ बातें बोल दी थी, लेकिन अब वो उसके लिए सॉरी फील करती हैं। तभी वहाँ स्वेतलाना और निकी भी आ जाती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि ये दोनों मिलकर मधु को चाय ऑफर करती हैं। अब इस चाय में हकीम की वो डोज होती है, बट मधु को ये पता नहीं होता और ऐसे में मधु इस चाय को पी लेती है ना। उस रात हम उसके रूम में एक बिच्छू को देखते हैं और अगली सुबह मधु के एंकल पे एक मार्क था जो कि इंसेक्ट बाइट जैसा लग रहा था। तो आप कनेक्शन खुद ब खुद बना सकते हैं। अब इसके बाद इलू को स्टेशन बुलाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसके बेटे की बॉडी यमुना में 6 महीने पहले मिली थी, लेकिन शरीर जो थी वो बुरी तरह से जली हुई थी, इसलिए उसे आइडेंटिफाई नहीं किया जा सका। ये सुनकर इलू को धक्का लगता है और यहाँ हम व्यूअर्स को पता चलता है कि जीवा एक बहुत ही बुरा लड़का था। वो बचपन में ही जेल भी जा चुका था क्योंकि उसने एक लड़के की आंख फोड़ दी थी। देन वो अपनी माँ को भी गालियां दिया करता था और तो और लड़कियों को छेड़ता था, लेकिन इलू को सिर्फ अपना बेटा दिखता था, अपने बेटे की गलतियां नहीं दिखती थी। वहीं दूसरी तरफ रूम में हो रही अजीबोगरीब इंसिडेंट्स बढ़ते जा रहे थे। देन मधु और अरुण के बीच बातें बिगड़ रही थी। इन दोनों का ट्रॉमा इन्हें बहुत इफेक्ट कर रहा था। अब एक दिन अरुण मधु को बताता है कि जिस रात गलत हुआ था उस रात अरुण से मिलने से पहले मधु ने उसे अपनी एक फोटो भेजी थी। अब अरुण ने उस पर्सनल फोटो को अपने एक फ्रेंड को फॉरवर्ड कर दिया था, ये कहते हुए कि आज उनकी रियल वाली डेट होगी। अब अरुण के उस दोस्त ने उस फोटो को कॉलेज के 3rd ईयर वाले ग्रुप में डाल दिया था। सो यस, वो जो 3 लड़के थे वो उसी ग्रुप पे मैसेज पढ़ के आए थे क्योंकि उन्हें एग्जैक्टली पता था कि अरुण और मधु कहाँ होंगे। अब ये बात सुनकर मधु पूरी तरह से हिल जाती है और वहां से चली जाती है, क्योंकि भले ही अरुण इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन उसकी जो हरकत थी वो कहीं ना कहीं ऐसी थी जिसके कारण मधु के साथ वो गलत काम हुआ। खैर, अब आगे एक दिन नकुल मधु को एक पार्टी में इनवाइट करता है जहां मधु एक ड्रिंक ट्राई करती है और यहाँ ये दोनों एक किस भी शेयर करते हैं। मधु वहां से जा रही होती है जब नकुल के 2 कजन्स उससे मिलने आते हैं। उनमें से एक ने दूर से ही नकुल भैया चिल्लाया था और उसे सुनकर मधु को एक बार फिर उन पे शक हो जाता है। मतलब क्या नकुल और ये 2 कजन्स यानी यही 3 लोग थे जो कि मधु के साथ गलत किए थे? अब क्योंकि शक हो ही गया था तो इस इंसिडेंट के बाद मधु नकुल का फोन उठाना बंद कर देती है। नाउ मधु डॉक्टर सोहिनी के पास अभी काउंसलिंग ले रही होती है और वो उन्हें रूम में हो रही हॉन्टिंग्स के बारे में बताती है। डॉक्टर सोहिनी को लगता है कि जो उन लड़कियों के साथ हो रहा है वो एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन होगा, मतलब मास हिस्टेरिया होता है ना, वैसा ही कुछ। ऐसे में डॉक्टर सोहिनी उन लड़कियों के पास जाके एक एक करके सभी को बाहर निकलने कहती है, पर कोई भी निकल नहीं पाती। निकी की फैमिली उसे लेने आती है, पर कुछ दूर जाते ही उसका नोज ब्लीड होने लगता है और वो लोग गाड़ी घुमा लेते हैं। इन शॉर्ट, वो वहां से नहीं जा पाई। देन कोमल के कुछ दूर चलते ही उसका एक बहुत पुराना कट मार्क में फिर से खून बहने लगता है। वहीं स्वेतलाना के निकलती है, ऐसा लगता है जैसे उसके नेक के अराउंड एक वायर हो जो उसे चोक कर रहा है। और रीमा दी जब भी ऐसा कोशिश करती थी तो उनके पेट में उन्हें बहुत जोर से दर्द होता था, जैसे उनका बच्चा अंदर से उनके पेट को फाड़ रहा हो। ये सब देख के डॉक्टर सोहिनी बिल्कुल शॉक्ड रह जाती है। मतलब मास हिस्टेरिया एक अलग चीज है, लेकिन यहाँ जो हो रहा था ये तो सुपरनैचुरल था। इन हालातों में मधु हॉस्टल छोड़ के डॉक्टर सोहिनी के साथ ही रहने चली जाती है, क्योंकि यहाँ का जो माहौल था वो उसके लिए ठीक नहीं था। हर एक दिन जब मधु डॉक्टर सोहिनी के घर से निकलकर हॉस्टल जा रही होती है तब उसे रास्ते में नकुल मिल जाता है जो उसे लिफ्ट ऑफर करता है। मधु पहले मना कर देती है, लेकिन बार बार इंसिस्ट करने पे वो मान जाती है। इन दोनों में बातें शुरू होती है और बातों बातों में मधु कहती है कि अब उसे डर नहीं लगता। मतलब जो उसके साथ हुआ था वो गलत था और उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए और वो अब फाइट बैक करेगी। अब ये सब सुनते ही नकुल पूरी तरह से फ्लिप कर जाता है और कन्फेस करता है कि उस रात वही था जिसने मधु के साथ गलत किया था। वो बताता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे वहां बोर्डिंग स्कूल में डाला था और उसने मधु को ट्यूशन में देखा था। वो उसे बहुत सारे चॉकलेट्स एंड फ्लावर्स भेजता था और मधु के लिए वो गलत भी करता था। लोग नहीं हाथ वाथ पे लेते हैं वैसा कुछ, बट स्टिल मधु उसे एक्नॉलेज नहीं कर रही थी। वो बहुत मुश्किल से मूव ऑन हुआ था, लेकिन फिर जब 5 साल बाद वो फिर से टाउन में आया तब उसे वो फॉरवर्डेड मैसेज मिला। गुस्से में उसने उस रात अपने 2 कजिन्स के साथ मिलकर मधु को उठाया एंड देन क्या किया वो आप जानते हैं। अब ये सब सुनकर मधु घबरा जाती है और गाड़ी रोकने को कहती है, लेकिन नकुल कार को मधु के हॉस्टल के पीछे वाले जंगल में ले जाता है। मधु उस पर पेपर स्प्रे यूज करके वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन नकुल के दोनों कजिन्स भी वहां आ जाते हैं और तीनों मिलकर उसे मारने की कोशिश करते हैं। मधु समहाउ वहीं आसपास इनसे
छुप जाती है, पर फिर इनमें से एक लड़का उसे ढूंढ लेता है। वो मधु को पिन डाउन कर लेता है और मधु बहुत स्ट्रगल करती है, जिसके बाद हम उसे अचानक से पजेस होते देखते हैं। जी हाँ दोस्तों, पजेस्ड मधु नकुल के दोनों कजिन्स को वहीं पे समाप्त कर देती है, जिसके बाद वो वापस हॉस्टल रूम 333 में जाती है। इस पॉइंट तक वो पूरी तरह से पजेस्ड होती है और उसे देख बाकी लड़कियां शॉक्ड रह जाती है। अब अगले दिन मधु नॉर्मल हालत में उनको सब बताती है और कहती है कि उसने उन तीनों को खत्म कर डाला है, लेकिन हम जानते हैं कि वो दो को ही खत्म करी है, नकुल बच गया है। यहाँ हम देख पाते हैं कि क्योंकि वो पजेस हुई थी, उसे बहुत बातें याद नहीं थी, इसलिए शायद वो चीजें कंफ्यूज कर रही थी। इस पे अरुण बताता है कि उसकी आज सुबह ही नकुल से बात हुई है और अरुण को लगने लगता है कि मधु कुछ भी बोल रही है, मतलब ये सिर्फ मधु का वहम है और कल रात उसने किसी को खत्म नहीं किया है। निकी को मधु की हालत देखकर बहुत गिल्ट होता है, ये जानते हुए कि उसकी ये हालत इन लोगों की वजह से ही हुई है, मतलब ये लोग ही उसके ड्रिंक को एकदम स्पाइक कर रहे हैं, कुछ मिला रहे हैं डोज वगैरह हकीम के कहने पे। वो अपनी फैमिली से हेल्प मांगती है और कहती है कि उसे यहाँ से निकलना है। वो लोग उसे सेडेट करके एम्बुलेंस में डालते हैं और डॉक्टर सोहिनी और वार्डन ग्रेसी भी इनके साथ जाती है सबकी सेफ्टी इंश्योर करने। रास्ते में इन्हें पुलिस मिलती है जो बताती है कि जंगल में 2 लाशें मिली हैं और ये 2 लाशें किसकी है ये तो आप व्यूअर्स समझ ही गए होंगे। खैर ये लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं और वहां निकी का MRI स्कैन होता है जब अचानक डोर लॉक होता है और मशीन माल फंक्शन कर जाती है। इस माल फंक्शन के कारण निकी यहीं पे समाप्त हो जाती है। उधर मधु इन लड़कियों से हेल्प मांगती है और स्वेतलाना उसे हकीम का एड्रेस देती है और वहां जाने को कहती है। अब जैसे ही मधु वहां जाती है, हकीम मधु को मारने की कोशिश करता है कि तभी वहां कांस्टेबल इलू बाकी पुलिस टीम के साथ एक रिच आदमी के केस में वहां आ जाती है। मतलब इट वाज जस्ट अ कोइंसिडेंस और ऐसे में हकीम वहां से भाग जाता है, पर जाने से पहले वो इलू से कहता है कि उसका बेटा जल्द ही आने वाला है और वो खुद उसे ढूंढेगी अपने बेटे से मिलने के लिए। खैर तो इसके बाद मधु और अरुण हॉस्पिटल में होते हैं जब इन्हें 2 लोगों के मरने की न्यूज आती है। ये देख अरुण फाइनली समझ जाता है कि मधु सच बोल रही थी। I mean, वो 2 लोगों को समाप्त जरूर की है एंड मे बी बस नकुल बच गया। तभी बेला और नकुल वहां आते हैं और बेला इनसे कहती है कि वो लोग उन्हें ड्रॉप कर देंगे। कार में मधु नकुल को बिना रिवील किए बेला को पूरी कहानी बताती है और लास्ट में उसे एक हिंट देती है कि नकुल ने कुछ साल ग्वालियर के बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई की थी। अब ये सुनते नकुल हड़बड़ा जाता है और वो फुल स्पीड में कार में वहां से निकल लेता है। अब दोस्तों इस सीरीज का जो प्राइमरी मिस्ट्री है वो यहाँ हमें पता चलता है। हम 6 महीने पहले की कहानी को देखते हैं जब जीवा जिंदा था और वो इन लड़कियों के रूम के पास पेंटिंग का काम कर रहा था। तभी उसका हाथ कट जाता है और उस वक्त अनु थी जो कि उसकी पट्टी कराती है, क्योंकि अनु की पर्सनालिटी हेल्पफुल एंड काइंड थी। तब रीमा दी के हाथ जीवा की की चेन लगती है जिसमें उसे वही लेजर मिलती है जिससे कोई रोज अनु को छेड़ता था, यानी कि ये छेड़ने वाला इंसान जीवा ही था। तो हाँ, उसकी सच्चाई रिवील हो जाती है और सारी लड़कियां उसे डांट के धमका के वहां से भगाती है। जीवा भी यहाँ अपना शराफत का नाटक बंद करता है और सबको बहुत ही गंदी गंदी गालियां देकर चला जाता है। फिल्म न्यू ईयर्स का सीन देखते हैं और स्वेतलाना, निकी और कोमल अनु के घर पार्टी करने जा रहे होते हैं। तभी कोमल का एक पुराना क्लाइंट उसे पहचान लेता है। सभी लड़कियां फ्लैट पे पहुंचती है जहां अनु और रीमा दी उनका वेट कर रही थी। तभी वो लड़के यहाँ नीचे आ जाते हैं और वो यहाँ पार्टी करना चाहते थे। इनके ग्रुप में लैंडलॉर्ड का बेटा भी था और इसीलिए ये लोग साथ पार्टी करने की बात कर रहे थे। ये लड़कियां मना कर देती है जिसपे इन दोनों ग्रुप्स में बहस हो जाती है और लैंडलॉर्ड भी वहां पहुंच जाता है। उनका बेटा कहता है कि ये लड़कियां ठीक नहीं है और कोमल तो एक वैश्या है। ये सुनते लैंडलॉर्ड इन सबको तुरंत घर खाली करने को कह देता है। अब अनु का बॉयफ्रेंड ये सारा तमाशा देखता है पर उसे डिफेंड नहीं करता। इसके बाद चारों लड़कियां हॉस्टल के लिए बढ़ती है और अनु कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड से मिलके आएगी। अनु जब उससे मिलने जाती है तब उसे पता चलता है कि उसके बॉयफ्रेंड की आज एंगेजमेंट थी किसी दूसरे लड़की से, यानी कि अनु के फ्रेंड्स हमेशा सही कहते थे। अनु का जो बॉयफ्रेंड था वो बस उसे यूज कर रहा था और उससे शादी कभी भी करने नहीं वाला था। अनु हार्ट ब्रोकन अकेली हॉस्टल लौट रही होती है जब पीछे वाली गली पर जीवा उसे छेड़ता है। अनु यहाँ बहुत गुस्से में होती है और इसीलिए वो जीवा को 4 बातें सुना देती है और ऊपर छत पे चली जाती है जहाँ सारी फ्रेंड्स मिलकर बॉनफायर कर रही थी। तभी जीवा वहाँ आ जाता है और अनु पे अटैक कर देता है। जीवा यहाँ अनु के साथ गलत करने की कोशिश करता है और ये देख बाकी लड़कियां जीवा पे अटैक करती हैं और अनु को बचाने की कोशिश करती हैं। यहाँ जीवा कुछ बहुत ही भद्दी बातें बोलता है जो कि मैं आपको नहीं बता सकता और इसे सुनकर रीमा दी को गुस्सा आ जाता है। वो बॉनफायर से एक लकड़ी निकाल कर जीवा को उससे मारती है और ऐसे में आग तुरंत जीवा को घेर लेती है। ये लड़कियां कंबल से आग बुझाने की कोशिश करती हैं लेकिन आग बुरी तरह से लग चुकी थी और तभी नीचे ग्रेसी और इलू जो कि कार से न्यू ईयर्स पार्टी करने बाहर गई थी वो वापस आ जाती है। ऐसे में सभी लड़कियां जीवा के शरीर को लेकर नीचे अनु के रूम में जाती है और वार्डन से छुपाने के लिए वहां रखे बड़े से ट्रंक में डाल देती है। अब
ट्रंक बंद करने से पहले जीवा अपनी माँ की आवाज सुनकर उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, पर वार्डन के डर से अनु जल्दी से ट्रंक बंद कर देती है। जब वार्डन इन्हें डांट कर वापस चली जाती है, तब ये लोग ट्रंक खोलती हैं तो जीवा को समाप्त पड़ा देखती हैं। अब ये पांचों वार्डन की ही कार लेके जीवा की बॉडी को यमुना में फेंक आती है, लेकिन इसके बाद से अनु की तबीयत खराब होने लगती है। क्यों? क्योंकि जीवा की स्पिरिट उसे बार बार पजेस करती है। इस सब के कारण अनु हॉस्टल छोड़ के जाने लगती है और उस रात भी उसे जीवा का भूत दिखता है, जिससे बचने के लिए वो भागती है और ट्रक से टकरा जाती है और ऐसे अनु की एक्सीडेंट में मौत हुई थी। तो अब हम ये समझ पा रहे हैं कि ये लड़कियां उस हॉस्टल से क्यों नहीं निकल पा रही हैं, क्योंकि इन्हें जीवा का भूत वहां बांध के रखा है, निकलने नहीं दे रहा। एनीवेज, इधर निकी के साथ जो हुआ था उसकी वजह से हॉस्टल को नोटिस आ जाता है और सभी हॉस्टल खाली करने लगती हैं। अब स्वेतलाना, कोमल और रीमा दी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करेंगे। तभी रीमा दी का लेबर पेन शुरू हो जाता है। सब वापस अंदर जाते हैं और हॉस्टल की एक लड़की थी जो मेडिकल प्रैक्टिशनर थी, वो डिलीवरी कराने की कोशिश करती है। उधर मधु जो अरुण के साथ थी वो पजेस हो जाती है और वापस हॉस्टल आती है। हम हकीम को भी हॉस्टल आते देखते हैं, पर उसे देख वार्डन गुस्से में उसे हिट करती है। यहाँ दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिस वजह से वार्डन ग्रेसी समाप्त हो जाती है। वहीं स्वेतलाना मधु को फाइनल डोज देती है और हम मधु की सोल को एक डिफरेंट रेल्म में स्ट्रगल करते देखते हैं। जीवा की आत्मा उससे कह रही होती है कि वो स्ट्रगल करना बंद कर दे और उसे उसकी बॉडी पजेस करने दे। तभी इलू वहां आती और अपने बेटे से इस लड़की को जाने बोलती है। उस डिफरेंट रेल्म में जीवा बताता है कि कैसे उस जंगल वाले दिन उसी ने मधु की हेल्प की थी उन लड़कों से बचने में, और वो आगे भी उसकी हेल्प कर सकता है। जैसे ही मधु जीवा से फाइट करती है और उसकी आत्मा को रिजेक्ट करती है, वो पावर उसकी बॉडी से निकलकर फुल फोर्स में नीचे हकीम की बॉडी में एंटर कर जाती है। यानी कि अब हकीम के अंदर जीवा था। उस फोर्स से सारी चीजें टूट जाती है और दरवाजे की एक वुडन पीस इलू को लगती है, जिससे वो वहीं पे समाप्त हो जाती है। स्वेतलाना मधु को अनटाइट देकर उसे मारने की कोशिश करती है, पर मधु से बताती है कि जीवा अब उसके अंदर नहीं है और वो स्वेतलाना से उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है। अब जीवा जो कि हकीम में था, वो इन लड़कियों पे अटैक कर देता है। सभी मिलकर इससे लड़ती हैं और इससे रीमा दी तक पहुंचने से रोकती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी अभी अभी एक बेटी जन्मी थी। लास्ट में मधु एक एक्स से हकीम के सर पे वार कर देती है, जिससे सभी लड़कियां बच जाती है और हकीम भी खत्म हुआ। अगली सुबह डॉक्टर सोहिनी एम्बुलेंस के साथ आती है और वो पुलिस से इन लड़कियों को थोड़ा टाइम देने को कहती है। अब क्योंकि हकीम एक बहुत बड़ा सीरियल किलर था और पुलिस से फरार था, इसलिए सेल्फ डिफेंस में उसे मारने पे इन लड़कियों को जेल नहीं होती। सभी लड़कियां वहां से निकल पा रही थी और फाइनली हम स्वेतलाना, कोमल और रीमा दी को उनके दोनों बच्चों के साथ एक पार्क में पीसफुली बैठे देखते हैं। उधर अरुण अब भी जिंदा था, बट उसकी हालत बहुत ही सीरियस थी और मधु उसके पास ही बैठी थी। यहाँ सीरीज का फाइनल सीन आता है जहाँ नकुल और बेला की शादी हो रही होती है और तब नकुल को मधु के विजन्स भी आते हैं। तभी वहाँ पुलिस भी आती है और उससे उसके कजिन्स के बारे में पूछती है। नकुल मना कर देता है कि उस दिन वो उनके साथ नहीं था और बेला यहाँ मधु को मेंशन करती है और कहती है कि वो नकुल को स्टॉक कर रही थी, इसलिए शायद उसने कुछ किया होगा। नकुल बेला से इरिटेट होकर कुछ देर अपने कमरे में चला जाता है और वो अकेला बैठा होता है कि तभी वहाँ मधु आती है। मधु को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो पजेस्ड है और हम नीचे बेला को रोते हुए देखते हैं कि तभी नकुल की बॉडी उसके रूम से नीचे गिरती है और वो वहीं पे समाप्त हो जाता है। आखिरी सीन में हम मधु को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो बहुत ही क्रीपीली कैमरा में देखती है और हम समझ पाते हैं कि जीवा की आत्मा या एटलीस्ट उसकी पावर्स अब भी मधु के अंदर है, लेकिन शायद मधु अब कंट्रोल में है। शो यहीं पे खत्म हो जाती है। यहाँ हमें एक फैमिली दिखाई जाती है जिसमें हस्बैंड, वाइफ और एक छोटा बच्चा होता है। हस्बैंड का नाम रिचर्ड है जो कि एक एकेडमिक आर्कियोलॉजिस्ट है। देन वाइफ का नाम जूलियट है जिसे हम एक्सप्लेनेशन के दौरान जूल्स नाम से पुकारेंगे, और उनके बेटे का नाम ओवेन है। ये परिवार स्टारवेकर नामक जगह के रिमोट फार्म हाउस में रहते हैं और इनिशियली ये लोग सेंट्रल लीड्स में रहते थे, लेकिन हाल ही में वो इधर शिफ्ट हुए हैं। ये फार्म हाउस रिचर्ड के पापा का था और इसे खरीदे थे रिचर्ड के दादाजी, तो एक तरह से अब ये रिचर्ड का अपना ही घर है। खैर, तो स्टार्टिंग सीन में हमें पता चलता है कि ओवेन को किसी तरह की विस्लिंग सुनाई देती है। अब जब एक दिन ये फैमिली लोकल फेयर में गई होती है तो वहां ओवेन एक पोनी के आंख में स्टिक घुसा देता है। अब ओवेन का इस तरह से अग्रेसिवली बिहेव करना बहुत प्रॉब्लमेटिक था, इसलिए फैमिली ओवेन को एक साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाती है। यहाँ जूल्स डॉक्टर को बताती है कि ओवेन हमेशा कहता है कि कोई जैक ग्रे नाम का इंसान या क्रीचर उसके दिमाग में विस्लिंग करता है। ये सुनकर रिचर्ड भड़क जाता है क्योंकि इस जैक ग्रे की फोकलोर रिचर्ड को उसके पापा भी सुनाया करते थे और अब ये कहानी ओवेन को इनका नेबर गॉर्डन सुना रहा होगा। बेसिकली गॉर्डन ओवेन का तब ख्याल रखता था जब ये कपल काम से बाहर होते थे और अब रिचर्ड चाहता था कि गॉर्डन ओवेन के करीब ना आए क्योंकि उसकी कहानियों के कारण ही ओवेन उल्टी सीधी बातें सोचते हुए उल्टी सीधी हरकतें भी करने लगा है। जो भी हो, डॉक्टर्स के हिसाब से ओवेन को किसी तरह की मेंटल सिकनेस तो नहीं है। ऑल्दो आप व्यूअर्स को मैं बता दूं कि ओवेन को आजमा या अस्थमा जरूर है। तो आगे हम रिचर्ड और ओवेन को एक बड़े फील्ड में क्वालिटी टाइम स्पेंड करते देखते हैं और ये फील्ड
इनका ही था। आई मीन रिचर्ड के ग्रैंड डैड इसे खरीदे थे। यहाँ रिचर्ड ओवेन को बताता है कि उनकी जमीन पे एक पुराने ओक ट्री की रूट्स है। ये ट्री काफी सिग्निफिकेंट था क्योंकि पुराने टाइम पे गांव के सभी लोग यहाँ इकट्ठा होते थे और यही सारे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती थी। इनफैक्ट लोगों को यहीं लटकाया भी जाता था, इफ यू नो व्हाट आई मीन। बट देन टाइम के साथ ट्री को कट कर दिया गया और ट्री के रूट्स अब भी इनके लैंड में ही कहीं दफन है। जस्ट दैट किसी को ये नहीं पता कि रूट्स एग्जैक्टली कहाँ हैं। ये सुन के ओवेन कहता है कि उसे ये सब बात गॉर्डन ऑलरेडी बता चुका है और वो ये भी जानता है कि ट्री की स्पिरिट अदर वर्ल्ड्स की डोरवे है। ये सुन के रिचर्ड वो सरप्राइज्ड और वो ओवेन से कहता है कि स्पिरिट्स वगैरह वाली बात फालतू है और ओवेन को गॉर्डन की बात पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इस पे ओवेन कहता है कि वो अपने डैड के साथ मिलकर कभी तो उस ट्री के रूट्स को जरूर ढूंढेगा और रिचर्ड भी हामी भरता है। खैर अगले दिन रिचर्ड ऑफिस जाता है और जूल्स ओवेन के साथ घर पे थी। तभी जूल्स एकदम से फार्म में देख के काइंड ऑफ जोन आउट हो जाती है और जब वो अपने होश में आती है तो वो ओवेन को जमीन पे पड़ा पाती है। ओवेन को आजमा अटैक आया था और जूल्स फौरन गॉर्डन की मदद लेकर ओवेन को हॉस्पिटल ले जाती है। देन वो रिचर्ड को भी कॉल करती है, लेकिन जब तक रिचर्ड अस्पताल आता तब तक हमें पता चलता है कि ओवेन अब इस दुनिया में नहीं रहा। इस भयानक हादसे से परिवार में सभी लोग टूट जाते हैं। यहाँ से कहानी कुछ समय आगे आ चुकी है जहाँ विंटर आ चुका है और जूल्स अब तक डिप्रेशन में है। वहीं रिचर्ड अपने पिता नील की पुरानी बिलोंगिंग्स में स्टार वेकर नाम की एक हैंड रिटन जर्नल पाता है। इसमें इन्वोकेशंस और रिचुअलिस्टिक समनिंग्स के बारे में स्ट्रेंज राइटिंग्स थी और इससे रिचर्ड को अपना बचपन याद आता है। दरअसल रिचर्ड के पिता नील बचपन में उसे ठीक ढंग से ट्रीट नहीं करते थे। आई मीन वो रिचर्ड को नग्न कर फ्रीजिंग फील्ड में खड़ा कर देते थे और इन जनरल रिचर्ड के पिता थोड़े सनकी और अब्यूजिव थे। अब दोस्तों इस जर्नल में उस जगह की लोकेशन थी जहां उस पुरानी ट्री की रूट्स हो सकती हैं और रिचर्ड उस जगह पे पर्सनली एक एक्सकैवेशन साइट बना के खुदाई शुरू कर देता है। मैं पर्सनली इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि फिलहाल रिचर्ड अपने काम से लीव पे था, तो हाँ ये उसका पर्सनल प्रोजेक्ट ही था। ना फोकलोर के हिसाब से 17th सेंचुरी के विलेजर्स ने वूम्ब ऑफ नेचर यानी स्पिरिट वर्ल्ड एंट्रेंस को सील करने के लिए ही इस ट्री को कट करके दफनाया था। इसी बीच जूल्स की बहन हैरी उसका ख्याल रखने के घर आती है। हैरी तुरंत ही ओवेन के कमरे को क्लीन करने लगती है क्योंकि रिचर्ड और जूल्स ऐसा नहीं कर पा रहे थे ड्यू टू देयर इमोशनल अटैचमेंट। वहीं हम देखते हैं कि रिचर्ड और जूल्स में भी अब झगड़े होने लग गए हैं और ये दोनों एक दूसरे पे ब्लेम डालने लग गए हैं फॉर दैट अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट। जैसे जूल्स का कहना था कि ओवेन एक ट्रबल्ड किड था जिसकी प्रॉब्लम को रिचर्ड इग्नोर किया। वहीं रिचर्ड क्वेश्चन कर रहा था कि आजमा अटैक वाले दिन जूल्स इतना डिले क्यों की ओवेन को अस्पताल ले जाने में। खैर आगे हम रिचर्ड को दिन रात डिगिंग साइट पे देखते हैं जहां वो खुदाई कर रहा था और एक रात रिचर्ड को वहां एक हेयर या रैबिट का स्केलेटन मिलता है जिसे वो क्लीन करके एक बॉक्स में रख के घर पे लाता है। अब उसी रात जूल्स अपने आप चलते हुए रिचर्ड के डिगिंग साइट तक आ गई थी विच वाज स्ट्रेंज। नाउ अगले दिन गॉर्डन मिसेस फॉर्डे नाम की एक औरत को जूल से मिलवाता है क्योंकि मिसेस फॉर्डे योगा और इनकांटेशंस की मदद से लोगों के दर्द को हील करती थी। मिसेस फॉर्डे यहाँ जूल्स और हैरी के साथ एक कैंडल लिट हीलिंग परफॉर्म करती हैं जिसमें वो ओम वज्रपाणी हम बोल के चैंटिंग्स कर रही थी। पहले तो जूल्स के लिए सब कर पाना कठिन हो रहा था लेकिन वो किसी तरह अपनी इमोशंस को कंट्रोल करके हीलिंग में पार्टिसिपेट करती है। तभी एकदम से यहाँ रखा कैंडल्स बुझ के वापस अपने आप बहुत तेज फ्लेम में जलता है और मिसेस फॉर्डे अनाउंस करती है कि द डैंडेलियन हैज बर्ड यानी कि ओवेन की स्पिरिट फाइनली मूव ऑन कर गई है। अब इस हीलिंग प्रैक्टिस से जूल्स थोड़ा बेटर फील करती है लेकिन रिचर्ड को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो इस सब पे यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ रिचर्ड जो हेयर की हड्डियां लाया था उस पे अब कुछ ग्रो होने लग गया था, मानो ये स्केलेटन धीरे धीरे अपने ऊपर शरीर को ग्रो कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, आइडियली ऐसा होता है कि शरीर गल के सिर्फ हड्डियां बचती है लेकिन यहाँ प्रोसेस रिवर्स में चलने लग गया था। रिचर्ड फौरन इसे लेकर अपने वर्क प्लेस जाता है जहां वो इसे अपने कलीग स्टीवन को दिखाता है। स्टीवन का कहना था कि बोन्स पे बस फंगस लगे हैं और ये सुनकर रिचर्ड वापस घर आने लगता है। वहीं रास्ते में यूनिवर्सिटी के डीन रिचर्ड से कहते हैं कि रिचर्ड को फुल सैबैटिकल लीव लेनी चाहिए टू डील विद हिज लॉस। खैर आगे के दिनों में हेयर स्केलेटन पे मसल्स भी आ जाते हैं और एक पॉइंट पे तो इसका हार्ट फॉर्म होके बीट भी करने लगता है, मतलब दिल धड़कने लग गया था बन के। जी हाँ दोस्तों, धीरे धीरे ये हेयर स्केलेटन से जिंदा होने लगा था और इस बात से रिचर्ड बहुत आश्चर्य में था। फाइनली एक दिन ये हेयर पूरी तरह से जिंदा होके इधर उधर उछलने लग गया और रिचर्ड हेयर को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी इस कमरे में जूल्स भी आती है और वो भी इस हेयर को देखती है। इस हेयर को देख कई महीनों बाद हम जूल्स के चेहरे पे मुस्कान देखते हैं और ये कपल हेयर को एक बॉक्स में बंद करके बाहर फार्म में छोड़ देते हैं। अब उस रात काफी टाइम बाद रिचर्ड और जूल्स इंटीमेट होते हैं और ऐसा लग रहा था कि इस हेयर की वजह से इनका टूटा परिवार वापस से जुड़ने लग गया है। यहाँ रिचर्ड जूल्स को यह भी बताता है कि कैसे उसके पिता उसे बचपन में बुरी तरह ट्रीट करते थे। खैर अगले दिन से रिचर्ड वापस उस स्पेसिफिक जगह पे खुदाई शुरू कर देता है। वहीं घर में जूल्स उस हेयर की तस्वीर बनाने लग गई थी। इन दोनों को अजीब बिहेव करता देख हैरी रिचर्ड के कमरे में जाके नील के जर्नल स्टार वेकर को पढ़ना शुरू करती है। हैरी पाती है कि इस जर्नल
में रिचुअल्स वगैरह की बात क्लियरली लिखी गई थी। यहाँ लिखा था कि फॉलोअर्स स्टार वेकर में गैदर होते थे और वो 3 सैक्रिफाइसेस देते थे। पहली सैक्रिफाइस एक बच्चे की, देन एक पुरुष की और फाइनली एक स्त्री की, जिससे सैक्रिफिशियल रिचुअल पूरा होता था। और फिर डैंडेलाइन बर्ड होता था, यानी किसी और को जीवन मिलती थी। किसे, वो आपको थोड़ी देर में आगे पता चल ही जाएगा। यहाँ एक पोएम भी था विच वाज लाइक द प्राइस वी पे इज 1 2 3 to let joy pour from the whistling tree। इस जर्नल में उस पुराने लॉस्ट ट्री की फोटोज भी बनी थी, जहां इस ट्री की जड़ें बहुत नीचे तक दिखाई दे रही थी और किसी तरह के एंटिटी या किसी तरह के डोर से कनेक्टेड थी। जूल्स यहाँ कैरी को रिचर्ड का सामान वगैरह छेड़ने से मना करती है। वहीं अगर रिचर्ड की बात की जाए तो वो गहरी खुदाई करके उस जगह को ढूंढ निकाला था जहां पुराने टाइम में वो पेड़ हुआ करता था। इस पेड़ की ट्रंक और रूट्स अब भी सही सलामत थी और तभी यहाँ रिचर्ड का कलीग स्टीवन आता है। स्टीवन इस ट्री को इतनी अच्छी तरह से प्रिजर्व्ड देख के आश्चर्य में था और वो भी रिचर्ड के साथ यहाँ छानबीन करने लगता है। क्यों? क्योंकि एक बहुत बड़ा आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरी हो सकता था। तभी इन्हें कैरी के चीखने की आवाज आती है और रिचर्ड चेक करने जाता है। वो पाता है कि हेयर वापस आ गया था और ये हेयर कैरी के पेट पे हमला करने की कोशिश किया। ऐसे में कैरी बीच में आ गई और इस हेयर के कारण कैरी के हाथ पे गहरे कट्स आए थे। नाउ द सरप्राइजिंग पार्ट वाज कि जूल्स इस हेयर को एक बच्चे की तरह अपने गोद में रखी हुई थी और इसे भगाने के बजाय जूल्स उसे खिला रही थी। इतना ही नहीं, जूल्स इस हेयर को बच्चों वाली क्रेडल होती है ना, उसमें सुलाने लग गई थी। इट वाज क्लियर कि जूल्स इस हेयर को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो गई थी और इसे अपने बच्चे की तरह ट्रीट कर रही थी। और दोस्तों, इससे कैरी समझ जाती है कि जूल्स का मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, इसलिए वो फौरन अपनी मरहम पट्टी करके यहाँ से निकल लेती है अपनी कार में। वहीं रिचर्ड वापस से स्टीवन के साथ पेड़ के पास आता है और डिगिंग में हाथ बटाता है। रिचर्ड को थोड़ी अजीब फीलिंग्स आ रही थी और जूल्स पूरी तरह से अपना होश खो दी थी क्योंकि उसे ऐसे विजन्स आ रहे थे जहां स्टीवन चिल्ला रहा था कि वो हेयर को लेने आया है। ऑफ कोर्स ये विजन रियल नहीं थे और ये सब काम इस हेयर का था जो कि जूल्स को मैनिपुलेट कर रहा था। जूल्स को लगने लगा था कि स्टीवन उसके हेयर को यानी कि उसके बच्चे को ले जाएगा और जूल्स इसे इतना भड़कती है कि वो एक चाकू लेकर बाहर जाती है और स्टीवन पे हमला करके उसे समाप्त ही कर देती है। जी हाँ दोस्तों, ये सब देख के रिचर्ड बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करता, विच मीन्स कि रिचर्ड भी इस हेयर के स्पेल में आ रहा था। दूसरी तरफ कैरी टाउन के बाहर एक फोन बूथ पे जाती है जो कि वर्क नहीं कर रहा था। तभी यहाँ गॉर्डन आता है और वो कैरी को कुछ बातें बताने लगता है। वो बताता है कि रिचर्ड के पिता नील किसी डैंडेलाइन जैक को समन करना चाहते थे। इसके लिए 3 सैक्रिफाइसेस चाहिए थी, एक बच्चा, एक आदमी और एक औरत। पहला सैक्रिफाइस बच्चा होना था और नील अपने बेटे रिचर्ड को ही सैक्रिफाइस करना चाहते थे, इसीलिए वो रिचर्ड को ठंड में बाहर खड़ा करते थे। लेकिन डैंडेलाइन जैक के सैक्रिफाइसेस ऐसे वर्क नहीं करते। आई मीन जैक को ऐसा बच्चा चाहिए था जिसके पिता उसे प्यार करते हो और रिचर्ड के पिता तो उसे प्यार नहीं करते थे, इसलिए रिचर्ड सैक्रिफाइस नहीं हुआ, यानी रिचर्ड बच गया। बट देन अभी ओवेन को जैक चुना एज ए सैक्रिफाइस क्योंकि रिचर्ड अपने बेटे ओवेन से प्यार करता था। तो हाँ, पहला सैक्रिफाइस हो गया। तो अब जैक को एक आदमी और एक औरत की बलि चाहिए, जहां हम जानते हैं कि आदमी की बलि भी तो चढ़ गई है इन फॉर्म ऑफ स्टीवन। बचा है तो बस एक और सैक्रिफाइस जो कि एक औरत की होनी चाहिए। ये सब सुन के कैरी फौरन वापस फार्म की तरफ जाती है ताकि वो अपनी बहन को इस सब से बचा सके। नाउ घर पे जूल्स और रिचर्ड एक कमरे में थे और यहाँ जूल्स रिवील करती है कि वो जानबूझकर अपने बच्चे ओवेन को नहीं बचाई थी आजमा अटैक के दौरान, क्योंकि उसे लगा कि ये लोग बिना ओवेन के ही खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, दिस क्लियरली टेल्स अस कि जूल्स डैंडेलाइन जैक द्वारा इतनी इन्फ्लुएंस थी कि वो जानबूझकर ओवेन को अस्पताल लेट ले गई, जिससे ओवेन समाप्त हुआ। इससे पता चलता है कि डैंडेलाइन जैक की स्पिरिट शुरू से ही स्ट्रिंग्स पुल कर रही थी। मतलब सब कुछ ऐसे प्लान किया गया ताकि ओवेन को अपना पहला सैक्रिफाइस बनाया जा सके। अब आइडियली ये सब सुन के रिचर्ड को रिएक्ट करना था, लेकिन अगेन रिचर्ड ज्यादा रिएक्ट नहीं किया और ये दोनों उस हेयर को गोद में लिए हुए थे, बिल्कुल इस तरह से मानो वो अपने बच्चे को गोद में लिए हों। तभी कैरी यहाँ आती है और वो ये सब पागलपन देखती है। कैरी इस हेयर को करीब से देखने जाती है और अगले ही क्षण रिचर्ड कैरी पे हमला करके उसे खत्म कर देता है, यानी कि तीसरा सैक्रिफाइस भी पूरा हुआ। इससे जूल्स बहुत खुश होती है और बाहर हम गॉर्डन को देखते हैं जो कि स्टीवन के शरीर को दफना रहा था। मिसेस फोर्डे भी यहाँ इस सैक्रिफाइसेस के लिए चैंटिंग्स कर रही थी, डिपिक्टिंग कि गॉर्डन और मिसेस फोर्डे को इसके बारे में सब कुछ पहले से ही पता था। वहीं घर के अंदर जूल्स इस हेयर को ब्रेस्ट फीड करती है जैसे औरतें अपने बच्चों को यूजुअली दूध पिलाती हैं और यहीं पे स्टार वेकर फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी स्टार वेकर फिल्म की पूरी कहानी और ये कहानी काफी सिंपल है। ऑल्दो कहानी में दिखाए गए डैंडेलाइन जैक के बारे में हमें ज्यादा बताया नहीं गया और मैं अब इस पे ही प्रकाश डालूंगा। फिल्म का अंत काफी डिस्टर्बिंग है, जहां डैंडेलाइन जैक की लेजेंड पूरी होती है। ये एंटिटी जिसे रिचर्ड द वूम्ब ऑफ नेचर और द पेगन्स एंट्रेंस टू द स्पिरिट वर्ल्ड के रूप में डिस्क्राइब करता है, उसकी रिलीज के लिए एक स्पेसिफिक रिचुअल की जरूरत थी। इस लेजेंड के अकॉर्डिंग स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आने के लिए 3
ह्यूमन सैक्रिफाइसेस चाहिए होते हैं, एक चाइल्ड, एक वुमन और एक मैन। ओवेन पहला सैक्रिफाइस बना, उसके बाद स्टीवन और फाइनली हैरी। इस तरह से 3 सैक्रिफाइसेस पूरे होते हैं जैक ग्रे को स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर निकालने के लिए। अब फिल्म में जो हेयर या फिर वो रैबिट था वो जैक ग्रे या फिर डैंडिलाइन जैक का फिजिकल मैनिफेस्टेशन है। नोवेल के राइटर एंड्रू माइकल हर्ली ने हेयर्स के फोकलोर में गहरी दिलचस्पी दिखाई है, जहां विचेस अक्सर हेयर्स में शेप शिफ्ट होकर फार्मर्स से बचती थी, जैसे वुड प्लम्पटन की विच मेग शेल्टन की कहानी। फिल्म में जैक ग्रे ट्विचिंग ईयर्स ऑफ ए डिस्टिंक्टली अनअर्थी हेयर में मैनिफेस्ट होता है, जो एक स्केलेटन से मिराक्युलसली रिवर्स डिके होकर एक लिविंग क्रीचर बन जाता है। नाउ जैक ग्रे, जिसे डैंडेलाइन जैक भी कहा जाता है, वो एक मेलवोलेंट नेचर स्पिरिट है जो स्टार वेकर के लैंडस्केप में रहता है। ये एंड्रयू माइकल हर्ली का अपना इन्वेंशन है, लेकिन इसका नाम जैक ग्रीनमैन और रॉबिन गुडफेलो जैसे पुराने फोकलोरिक फिगर से इंस्पायर्ड है, और यूजुअली वो वुड्स और फील्ड्स के प्लेफुल एंड सिनिस्टर स्पिरिट्स होते हैं। फिल्म की शुरुआत में एक पोएम द डैंडेलाइन के बारे में बताती है, जो इस मिथिक फिगर को जैक डैंडेलाइन या डेविल के रूप में इन्वोक करती है, जिसे नेचर्स वूम्ब से वापस आने के लिए बुलाया जाता है। जैक ग्रे एक ऐसी शक्ति है जो रिचर्ड के परिवार के सदस्यों को इन्फ्लुएंस कर सकती है और उससे कम्युनिकेट भी कर सकती है, जैसे कि ओवेन को विस्लिंग के जरिए गलत काम करने के लिए उकसाना। इसका अल्टीमेट गोल स्पिरिट वर्ल्ड से बाहर आना था, और इसके लिए जैक क्या कुछ किया ये आपको पता ही है। फिल्म के अंत में जूल्स का हेयर को ब्रेस्ट फीड करना एक पावरफुल और डिस्टर्बिंग सिंबल है। ये उनकी ट्विस्टेड फॉर्म ऑफ रीबर्थ और एक्सेप्टेंस को दर्शाता है। इस एक्ट से ये इंप्लाई होता है कि वो जैक ग्रे को अपने नए बच्चे के रूप में एक्सेप्ट कर चुके हैं, और ये उनके लॉस्ट सन ओवेन की जगह लेगा, भले ही इसके लिए और इनोसेंट लाइव्स सैक्रिफाइस करनी पड़े। ये उनके ग्रीफ और मैडनेस का चरम सीमा को भी दर्शाता है, जहां उन्होंने एक मेलवोलेंट एंटिटी को अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया है, एक नई डरावनी फैमिली यूनिट बनाकर। इसके अलावा रेडिट पे एक दूसरी थियरी भी घूम रही है, जो कि कहती है कि फिल्म में कुछ सुपरनैचुरल था ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, द क्वेश्चन हियर इज कि क्या सुपरनैचुरल इवेंट सच में हो रहे थे, या फिर ये रिचर्ड और जूल्स के ग्रीफ, गिल्ट और ऑपरेसिव लैंडस्केप के कारण हुआ। मतलब तभी तो इनका एक शेयर्ड साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन हुआ है। देखो, रिचर्ड के विजन जैसे कि हेयर का रीजनरेशन और जूल्स के एक्शन जैसे कि ओवेन की मौत में डिले कर देना या स्टीवन को खत्म करना, इसको साइकोलॉजिकल फ्रैगमेंटेशन के रूप में देखा जा सकता है। ये फैमिली ओवेन के खत्म होने से पहले भी ब्रोकन थी, क्योंकि रिचर्ड खुद अपनी लाइफ में अब्यूज हुआ था अपने पिता द्वारा। अब हालांकि रिचर्ड खुद एक अच्छा बाप था, लेकिन वो साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लिंगर कर ही रहा होगा। मूवी के एक सीन में यह भी क्लियर होता है कि जूल्स की अपनी पेरेंट्स से अच्छी रिलेशनशिप नहीं रही थी, तो इसी कारण से इट्स पॉसिबल कि ये फैमिली ब्रोकन थी, और फिर जब ये लोग इस फार्म लैंड पे आए तो वो ट्रॉमा ट्रिगर हुआ। देन ओवेन के खत्म होने से जो एक धागा इन्हें जोड़ के रखा था वो भी टूट गया। इस तरह से साइकोलॉजिकल थ्योरी भी एक्सप्लेन हो जाती है कि कुछ वहां सुपरनैचुरल हो नहीं रहा था, बल्कि ये लोग ही मेंटली इतने डिस्टर्ब हो गए कि गलत कदम उठा रहे थे। सो यस, यहाँ आप कोई भी थ्योरी मान सकते हैं, आइदर सुपरनैचुरल और साइकोलॉजिकल। मैंने दोनों को एक्सप्लेन कर दिया है, और इसको लेके आपकी क्या ओपिनियन है वो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बता दीजिए। नाउ फिल्म में विस्लिंग ट्री और वूम्ब ऑफ नेचर के बारे में बहुत कुछ नहीं बताया गया है। इनफैक्ट उनकी पूरी हिस्ट्री और पावर अभी तक एक राज है। आई मीन, क्या ट्री सच में स्पिरिट वर्ल्ड का एंट्रेंस थी जिसे पेगन्स यूज करते थे? देन जैक ग्रे की पावर्स की लिमिट्स क्या है? क्या ये एंटिटी सिर्फ स्टार वेकर तक सीमित है, या इसका इन्फ्लुएंस ब्रॉडर है, जैसे कि रिचर्ड के फैमिली हिस्ट्री से पता चलता है? ये सवाल ऑडियंस को फिल्म के बाद भी सोचने पे मजबूर करते हैं। अब रेडिट यूजर्स के डिस्कशन में नोवेल और मूवी के बीच सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस नोट किए गए हैं। कुछ लोगों को लगा कि बुक ने कैरेक्टर डेवलपमेंट और स्टोरी को बेटर फ्लैश आउट किया है, जबकि मूवी फ्लैट या रश्ड लगी। लेकिन कुछ लोगों ने मूवी के यूनिक एलिमेंट्स को पसंद किया है, जैसे कि एंडिंग में नेबर गॉर्डन फील्ड के अंदर लाश को दफना रहा था, और ये जो पूरा सीन था वो बुक के अंदर नहीं था। दिस सजेस्ट्स कि मूवी ने एम्बिग्विटी को मेंटेन किया या बढ़ाया ही है, और ये कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रस्ट्रेटिंग हो सकता है, क्योंकि वो लोग बुक को लेके बहुत लॉयल होते हैं, जबकि दूसरे लोगों के लिए ये थॉट प्रोवोकिंग और ओपन एंडेड बनता है, जिससे वो इंटरेस्टिंग हो जाती है। अब मैंने पर्सनली बुक को नहीं पढ़ रखा है, तो मैं बहुत सारे डिफरेंसेस नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो कुछ मैंने रेडिट पे देखा है वो मैंने आपको बता दिया है। फिल्म का सबसे सेंट्रल थीम ग्रीफ और लॉस का है। एंड्रू माइकल हर्ली ने ग्रीफ को इट्स ओन लैंडस्केप कहा, जो कि फॉर्म और शेप चेंज करता है टू हॉन्ट पीपल। एक परिवार से उनका बच्चा छिन जाना, इससे बड़ा दुख कुछ और नहीं हो सकता, और ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, तो मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। फिल्म दिखाती है कि ग्रीफ का कोई स्टार्ट या एंड पॉइंट नहीं होता, और ना ही उसका कोई इनहेरेंट मीनिंग या एक्सप्लेनेशन होता है, और इससे ही कैरेक्टर्स एक एंडलेस लूप में फंस जाते हैं। स्टार वेकर को अक्सर ब्रिटिश फोक हॉरर क्लासिक्स जैसे द विकर मैन और द ब्लड ऑन सेटन्स क्लॉ से कंपेयर किया जाता है, और ये सब 1970s के प्रोडक्ट थे। देखा जाए तो इस फिल्म की कहानी भी सेट 1970s में ही है। ये फिल्म ग्रीफ और लॉस की एकिंग साइकोलॉजी एक्सप्लोर करने के लिए जॉनरे ट्रूप्स का यूज करती है, जैसे डोंट लुक नाउ, पेट सेमेट्री और हेरेडिटरी में हुआ था। ये कंपैरिजंस फिल्म के जॉनरे लाइनेज और थीमेटिक डेप्थ को हाईलाइट करते हैं, और
और इसे एक रिच सिनेमैटिक ट्रेडिशन का हिस्सा बनाते हैं। ओवरऑल मुझे ये फिल्म काफी पसंद आई है और उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। तो कहानी की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जो फिल्म के दौरान हमें टुकड़ों में दिखाई जाती है, लेकिन मैं आपको एक बार में बता देता हूं। तो हम एक नर्स को देखते हैं जिसका नाम केटी है और वो एक पेशेंट को सीपीआर दे रही होती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली केटी इस पेशेंट को बचा नहीं पाती और केटी वहीं उस लाश के ऊपर एक अजीब सी स्थिति में आकर आसमान को घूरने लगती है। यह हादसा केटी को बुरी तरह से अफेक्ट करता है और वी कैन से कि उसके अंदर एक गहरा घाव छोड़ जाता है। इस घटना के कुछ वक्त बाद हम वापस से केटी को देखते हैं जो कि अब बिल्कुल बदल चुकी है। इतनी बदल गई है कि वो खुद को केटी नहीं बल्कि मॉड कहती है। तो हाँ, एक्सप्लेनेशन के दौरान मैं केटी बोलूं या मॉड, दोनों सेम ही इंसान को रेफर कर रहे होंगे। अब आप पूछ सकते हैं कि केटी क्यों खुद को मॉड कह रही है और वो किस तरह से बदल गई है। पहले सीन में जो सदमा केटी को लगा था, उसके बाद से वो अपने अतीत यानी पास्ट को दफनाने के लिए एक नया नाम और नई पहचान अपना ली है। मॉड एक कट्टर रोमन कैथोलिक बन चुकी है जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी का हर पल अब भगवान की निगाहों में है। जहां केटी एफ्रा हॉस्पिटल में एक नर्स थी, वहीं मॉड एक प्राइवेट पैलिएटिव केयर नर्स बन गई है। यानी कि मॉड एक प्राइवेट फर्म के थ्रू प्राइवेट वे में उन लोगों की देखभाल करती है जिनकी मौत करीब है। मॉड को यहाँ एक नया असाइनमेंट मिलता है जहां उसे अमांडा कोल नामक लेडी का ख्याल रखना था। अमांडा अमेरिका की एक मशहूर डांसर और कोरियोग्राफर रह चुकी है जो अब स्टेज 4 लिम्फोमा के कारण अपने आखिरी दिन एक बड़े से पुराने से समुद्र किनारे बने घर में गुजार रही है, दैट टू इन इंग्लैंड। ये घर जितना खूबसूरत है उतना ही अकेला भी, बिल्कुल अमांडा की तरह। अमांडा अपनी लाइफ को हर उस तरह से एंजॉय करना पसंद करती है जिसे शायद कई लोग गलत माने, स्पेशली न्यूली कन्वर्ट मॉड, लाइक शराब पीना, सिगरेट पीना, लोगों से इंटीमेट होना, पार्टी करना इत्यादि। इसके अलावा अमांडा खत्म हो जाने के ख्याल से बहुत ज्यादा डरती है और अपनी बीमारी के कारण अमांडा के पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। अब जब मॉड अमांडा का ख्याल रखने आती है तो वो अमांडा के लाइफस्टाइल को अप्रिशिएट नहीं करती, स्टिल वो अमांडा का ख्याल रखती है और यहाँ मॉड को अमांडा में एक पर्पस दिखता है। पर्पस बोले तो मॉड को ऐसा लगने लगता है कि भगवान ने उसे एक खास काम के लिए चुना है और वो काम अमांडा का बस ख्याल रखना नहीं बल्कि उसे सही राह पे लाना है। अमांडा एक एथिस्ट थी, यानी वो भगवान में नहीं मानती थी और अब मॉड का काइंड ऑफ मिशन हो गया था कि वो अमांडा को भगवान में मनवा के रहेगी जिससे अमांडा की सोल को एक सही रास्ता मिलेगा। इन शॉर्ट मॉड अमांडा के खत्म होने से पहले उसकी आत्मा को बचाना चाहती थी। तो एक बार अमांडा मॉड की रिलीजियस लॉकेट को देखती है और उससे इसके बारे में सवाल करती है। मॉड अमांडा को अपनी रिलीजियस बिलीफ के बारे में बताने लगती है, लेकिन अमांडा तो एथिस्ट थी ना, इसीलिए वो इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। अब उस रात अमांडा से मिलने उसका एक फ्रेंड आता है और जब तक ये फ्रेंड अमांडा के साथ रहेगा तब तक मॉड को बाहर घूमने का टाइम मिल जाता है। तो हाँ, आगे हम मॉड को शहर में घूमते हुए देखते हैं और यहाँ मॉड मन ही मन कंप्लेन कर रही होती है कि कैसे ये शहर लाइफलेस है और लोग यहाँ बिल्कुल अकेले अकेले से हैं। मॉड ये भी वंडर करती है कि अमांडा बीइंग एन अमेरिकन सेलेब यहाँ लंदन के इस कोने में क्यों आई है। अब दोस्तों, ये शहर ऐसा अकेला है या फिर मॉड अपनी लाइफ में अकेली है, ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। यहाँ मॉड स्ट्रीट पे एक बेगर को भी देखती है जिससे ऑफ कोर्स पैसों की दिक्कत थी। मॉड उसे चेंज देती है और देखा जाए तो मॉड खुद भी अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन में तो नहीं थी, ऐसे में वो इस्तेमाल कर सकती थी बिनोमो ऐप का। अब ऐसे फाइनेंशियल इश्यूज सबकी लाइफ में कभी न कभी आती ही है और मेरी लाइफ में भी आई थी, लेकिन मैं इस्तेमाल करता हूं बिनोमो ऐप का जहां से इजीली सेकेंडरी इनकम करी जा सकती है। बिनोमो एक बढ़िया और सेफ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहां पे ट्रेडिंग करके आप रोज अर्निंग कर सकते हो। अब बिनोमो को डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर लो और स्क्रीन पे दिख रहा है प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आपको 2x बोले तो डबल बेनिफिट्स होंगे। इस ऐप का ट्रेडिंग इंटरफेस कुछ ऐसा दिखता है जहां पे ग्राफ जो है वो ऊपर नीचे जाते हैं और आपको यही प्रेडिक्ट करना है कि एक्चुअली में ग्राफ कहां जाएगा। अब मैं ट्रेडिंग सिग्नल्स का इस्तेमाल करूंगा जो कि मुझे बताएगा कि अप करना है या फिर डाउन। सिग्नल्स के हिसाब से मुझे अप पे जाना चाहिए, इसलिए मैं अप पे ट्रेड करूंगा। देखते हैं क्या होता है। देखो, मैंने देखते ही देखते प्रॉफिट कमा लिया है। नाउ चेरी ऑन टॉप है बिनोमो का विड्रॉल सिस्टम जहां एक क्लिक करते ही पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में है, उसका इस्तेमाल करो और बिनोमो ऐप को डाउनलोड करो। और ध्यान रहे, स्क्रीन पे दिख रहे मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना मत भूलना टू गेट 2x रिवॉर्ड्स।
कमिंग बैक टू स्टोरी, मॉड को अमांडा का कॉल आता है और वो फौरन अमांडा के घर पहुंचती है। यहाँ अमांडा और उसके फ्रेंड में किसी बात को लेकर बहस हो गई थी और हम समझ पाते हैं कि शायद ये बहस इंटीमेट होने को लेके हुई होगी, या फिर वो आदमी इस बात से खुश नहीं था कि अमांडा किस तरह की लाइफ यहाँ जी रही है। अमांडा बताती है कि यह आदमी पहले हमेशा अमांडा की तरफ अट्रैक्टेड था, लेकिन अब इसके तेवर बदल गए हैं। वहीं ये आदमी अमांडा से कह रहा था कि उसे इस छोटी सी जगह पे और इस घर से निकलना होगा। जो भी हो, यह आदमी चला जाता है और मॉड अमांडा को संभालती है। मॉड अमांडा को बताती है कि वो कभी कभी अपने शरीर में भगवान की प्रेजेंस को महसूस करती है, मतलब एक अजीब सा झटका, एक आनंद जो पूरे शरीर में लहर की तरह दौड़ जाता है। अब सुनने में ये बात अजीब थी और अमांडा भी इस बात को मजाक में ही लेती है। खैर उसी रात मॉड फील करती है कि लाइट्स फ्लिकर हो रही है और इसे वो भगवान का मैसेज मानती है, यानी भगवान मॉड से खुश है क्योंकि वो अमांडा को भी बिलीवर बना रही है। अब अगले दिन ये दोनों साथ में थेरेपी एंड काइंड ऑफ प्रे करते हैं, तो अमांडा भी उस आनंद वाली फीलिंग को महसूस करती है, मतलब जो मॉड बताई थी गॉड के आने से होता है। ये देख मॉड को ऐसा लगने लगता है कि उसका मिशन कामयाब हो रहा है। मॉड अब अमांडा की लाइफ को पूरी तरह कंट्रोल करने लगती है, लाइक उसकी दारू वाली बॉटल्स को खाली कर देती है, देन उसे हेल्दी खाना खिलाती है एंड ऑल दैट। लेकिन मॉड के इस सो कॉल्ड पवित्र मिशन के बीच एक दीवार आती है जो कि थी अमांडा की कंपेनियन कैरल। जी हाँ दोस्तों, अमांडा कैरल से मोस्टली ऑनलाइन मिली थी और ये दोनों फिजिकल रिलेशनशिप में जाते हैं। मॉड क्लियरली इन्हें इंटीमेट होता देखती है और मॉड को ये सब बिल्कुल सही नहीं लगता। मॉड का मानना था कि ये शारीरिक सुख जो है वो इंसान को भटकाता है और इसके कारण अमांडा की आत्मा फिर गलत राह पे जा रही है। वैसे इस सब के बीच कुछ और बातें होती है, लाइक हम मॉड को फिर से एक्साइट होते देखते हैं, जैसे वो बताती थी कि भगवान के उसके कनेक्ट करने पे उसके साथ होता है। देन एक रात मॉड को नाक से खून भी निकल रहा था, विच वाज वियर्ड। एनीवेज, कैरल को अगर इग्नोर किया जाए तो मॉड और अमांडा की अच्छी बन रही थी, दोनों साथ में प्रेयर्स करते और मॉड बार बार गॉड को अपने अंदर फील करती, यानी वैसे ही अजीब तरह से एक्साइटेड हो जाती थी। बट देन कैरल का बार बार आना और अमांडा के साथ इंटीमेट होना मॉड को परेशान करने लगा था और ऐसे में मॉड एक दिन कैरल को कन्फ्रंट ही कर देती है। जी हाँ दोस्तों, मॉड क्लियरली कहती है कि कैरल के कारण अमांडा गलत रास्ते पे जा रही है और कैरल को अमांडा से दूर रहना चाहिए। इस पे कैरल कहती है कि अमांडा की पर्सनल लाइफ में मॉड को दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए क्योंकि वो सिर्फ एक नर्स है, लेकिन मॉड कैरल की बात सुन ही नहीं रही थी। ऐसे में कैरल को लगता है कि शायद मॉड होमोफोबिक है क्योंकि कैरल एक लड़की थी और मॉड का कहना था कि उसे लड़का लड़की से कोई मतलब नहीं, वो बस अमांडा को बचाना चाहती है। जो भी हो, कैरल कह देती है कि अब से वो अमांडा से नहीं मिलेगी। इस इंसिडेंट के बाद कुछ दिन तक हम कैरल को नहीं देखते और मॉड इससे बहुत खुश थी, लेकिन क्लियरली अमांडा अब खुश नहीं दिख रही थी। इसी बीच एक दिन जब मॉड बाहर घूम रही होती है तो उसकी मुलाकात अपनी एक दोस्त से होती है जिसका नाम था जॉय। जॉय मॉड को केटी कह के ही बुलाती है और हम समझ पाते हैं कि जॉय भी एक नर्स है। जॉय की बातों से हमें एहसास होता है कि इन दोनों का जो सेम हॉस्पिटल पहले हुआ करता था उसमें शायद मॉड ही कुछ गलती करी थी जिस वजह से उसका पेशेंट नहीं बचा। ऑल्दो ये बात क्लियरली बोली नहीं गई है। जॉय इस बात से भी आश्चर्य में थी कि हॉस्पिटल वाले इंसिडेंट के बाद भी मॉड नर्सिंग का ही काम कर रही है, ऑल्दो अब वो प्राइवेटली ये काम करती है। जॉय यहाँ मॉड को अपना फोन नंबर देती है, सेइंग कि अगर मॉड कभी जॉय से कनेक्ट करना चाहे तो कर सकती है। अब अगले दिन अमांडा को कैरल का कॉल आता है जो कि अमांडा को बता देती है कि मॉड ही उसे काइंड ऑफ धमकाई थी जिस वजह से कैरल अमांडा से नहीं मिल रही थी। इस बात से अमांडा मॉड से निराश हो जाती है और मॉड भी पनिशमेंट के तौर पे अपना हाथ जलाती है। अब उस दिन अमांडा की बर्थडे थी और शाम के टाइम घर पे एक पार्टी थी। पार्टी में कई लोग आए थे इंक्लूडिंग कैरल और अमांडा यहाँ सबके सामने मॉड को नीचा दिखाना शुरू करती है। अमांडा मॉड का मजाक बनाती है, सेइंग कि वो सेंट मॉड है जो कि उसके सोल को बचाने आई है। इनफैक्ट अमांडा मॉड को होमोफोबिक भी कहती है। एक पॉइंट में पार्टी में आए लोग मॉड को सेंट जैसा कपड़ा पहनाने लग जाते हैं और इस सबसे परेशान होकर मॉड अमांडा को थप्पड़ मार देती है। नाउ दिस सीन वाज पेनफुल क्योंकि जब मॉड और अमांडा के रिश्ते अच्छे थे तब अमांडा उसे एक बुक दी थी और इस बुक में अमांडा साइन की थी, मतलब मॉड को एज अ गिफ्ट दी थी, कॉलिंग मॉड हर सेवियर। लेकिन आज बात इतनी बढ़ गई है कि मॉड अमांडा को थप्पड़ मार दी थी और अमांडा भी मॉड को सेवियर कह के चिढ़ा रही थी। अब इसका अंजाम ये होता है कि मॉड को नौकरी और उस प्राइवेट फर्म से निकाल दिया जाता है। तो आगे हम मॉड को अकेला देखते हैं जहां वो दर्द में है बिकॉज ऑफ हर हैंड बर्न। देन हम मॉड के पेट पे भी चोट के निशान देखते हैं और मॉड यहाँ किसी तरह के दर्द में होती है। वो अकेले सड़कों पे भटकने लग गई होती है और उसको लगता है कि भगवान भी उसका साथ छोड़ रहे हैं। ऐसे मॉड भगवान के अगेंस्ट जाती है, यानी वो ऐसे काम करने लगती है जो भगवान के हिसाब से गलत है, मतलब जो वो गलत समझती है। इन शॉर्ट, वो बार में जाके एक आदमी के साथ इंटीमेट होती है। देन वो अपनी फ्रेंड जॉय को भी कॉल करके बार में बुलाने की कोशिश करती है, लेकिन जॉय मॉड की बात नहीं मानती। आगे मॉड को ड्रिंक्स में वर्ल्स वगैरह दिखने लगते हैं और यहाँ मॉड एक दूसरे आदमी से टकराती है। मॉड तुरंत इस दूसरे आदमी के घर
घर जाके उसके साथ भी इंटीमेट होती है। फिजिकल होते हुए मॉड को फिर से अपनी उस पेशेंट की विजन आती है जिसे वो सीपीआर देके बचा नहीं पाई थी, लेकिन ये दूसरा आदमी मॉड के साथ फिर भी जबरदस्ती करता है काइंड ऑफ। देन वो ये कहता है कि वो मॉड को जानता है, मॉड पहले नर्स थी और मॉड उसके फ्रेंड के साथ काफी पहले इंटीमेट हुई थी। ये बेसिकली इस आदमी की तरफ से एक गंदा कमेंट था एक्सप्रेसिंग कि उसे पता है कि मॉड पहले कैसी औरत हुआ करती थी। ये सब सुन के मॉड फौरन वहां से भागती है। अब दोस्तों ये जो इंसिडेंट हुई वो मॉड को पूरी तरह से तोड़ देता है। वो अपने अपार्टमेंट में जाकर भगवान से एक इशारा मांगती है, मतलब रो रो कर गिड़गिड़ा कर। इनफैक्ट दोस्तों मॉड का अपार्टमेंट जो कि पहले एकदम साफ सुथरा होता था वो अब काफी हद तक गंदा था। हम यहाँ मॉड को हवा में लिविटेट होते भी देखते हैं और वो एकदम अजीब बिहेव कर रही थी ना। अगले दिन मॉड भगवान को ही याद करती है और खुद को सजा देती है क्योंकि पिछली रात वो गलत करी थी। कैसी सजा? वेल मॉड अपने जूतों में कीले डालकर उसे पहनकर बाहर घूमती है जिससे ऑफ कोर्स उसे बहुत दर्द होता है। आप में से कई लोग जानते होंगे कि कई धर्म में ये एक तरीका होता है शुद्धि पाने का, मतलब मोस्टली कैथोलिक धर्म में, जो कि आप लोग फिल्मों में कई बार देखे होंगे। एनीवेज मॉड बाहर जाती है, घूमती है और यहाँ उसे पता लगता है कि अमांडा की देखभाल करने एक दूसरी नर्स आई है। मॉड अगले दिन इस नर्स को फॉलो करती है और एक जगह उससे मिलकर जनरल बातें शुरू करती है। ये नई नर्स जिसका नाम ईस्टर था उससे मॉड बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर पाती क्योंकि ईस्टर एक खुशहाल नर्स थी जिसकी लाइफ में कई लोग थे। इन शॉर्ट ईस्टर नर्सिंग को एंजॉय करती थी। नर्सिंग उसके लिए सब कुछ नहीं था क्योंकि इसके बाहर भी उसकी जिंदगी थी और वो अपनी लाइफ में काफी खुश थी, जो कि मॉड को पसंद नहीं आता है क्योंकि मॉड के अंदर ये सब कुछ नहीं था। फिर क्या था, मॉड वहां से चली जाती और यहाँ मॉड अमांडा का दिया हुआ बुक भी देख रही थी जिसमें अमांडा लिखी थी कि मॉड उसकी सेवियर है। इस सीन से हम व्यूअर्स क्लियरली समझ पाते हैं कि मॉड के ऊपर वापस से अमांडा को सेव करने का भूत चढ़ गया है। क्यों? क्योंकि ईस्टर बोली थी कि अमांडा अब ज्यादा दिन नहीं बच पाएगी। सो इट्स क्लियर कि मॉड अब कुछ तो गलत कदम उठाने वाली थी। अब उसी रात मॉड को एक आवाज सुनाई देती है जो कि मॉड के हिसाब से उसके भगवान की थी। भगवान कह रहे होते हैं कि ही इज प्राउड ऑफ मॉड और अब मॉड को एक आखिरी काम करना है टू प्रूव कि वो सच में एक सच्ची डिवोटी है। इसके बाद गॉड और मॉड हमेशा के लिए साथ हो जाएंगे। अब दोस्तों अगले दिन मॉड अजीब सा मेक बिलीव चोला जैसा कुछ तो पहन लेती है, देन प्रे करती है और कुछ फ्लैमेबल पदार्थ इकट्ठा करने लगती है। तभी उससे मिलने जॉय आती है जो कि मॉड को लेके थोड़ा फिक्र कर रही थी। जॉय कहती है कि कुछ रात पहले वो मॉड के कॉल करने पे नहीं आई थी क्योंकि वो खुद परेशान थी, लेकिन अब वो मॉड से कैचअप करने आई है। इस पॉइंट तक मॉड पूरी तरह से ट्रांस में थी और वो जॉय की बातें एकदम ही नहीं सुन रही थी। मॉड बस आसमान की तरफ देख रही थी जहां उसे वर्ल्ड्स दिखते हैं और एंड में मॉड जॉय से बस इतना कहती है कि वो एकदम ठीक हो चुकी है और जल्द ही पूरी दुनिया इस बात को देखेगी। ये सुन के जॉय बेफिक्र होकर वहां से चली जाती है। अब उस रात मॉड पहले तो वही अजीब सा मेक शिफ्ट चोला जैसा कुछ पहन लेती है, देन हाथ में रोजरी बीड्स लेकर अमांडा के घर के करीब जाती है। जब अमांडा की नई नर्स चली जाती है तो मॉड अमांडा के घर में घुस जाती है। मॉड पाती है कि अमांडा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है और वो बेड पे पड़ी हुई थी। अमांडा यहाँ मॉड को देख के उससे माफी मांगती है क्योंकि वो मॉड की इंसल्ट करी थी। मॉड इससे खुश होती है और कहती है कि गॉड सब कुछ माफ कर देते हैं। मॉड अमांडा को वो पल याद दिलाती है जब उन्होंने साथ में गॉड को महसूस किया था। लेकिन दोस्तों यहाँ अमांडा एक ऐसा सच उगल देती है जो मॉड की दुनिया हिला देता है। अमांडा कहती है कि उसे कभी गॉड फील ही नहीं हुए थे। इनफैक्ट वो तो गॉड को फील करने का नाटक कर रही थी ताकि मॉड उसके साथ अच्छा फील करे। जी हाँ दोस्तों, ये सुन के मॉड के होश उड़ जाते हैं और अमांडा यहाँ फिर से कहती है कि गॉड रियल नहीं है। इस पॉइंट तक मॉड का दिमाग इस सच को प्रोसेस नहीं कर पाता और उसकी आंखों के सामने अमांडा का चेहरा बदलने लगता है। इनफैक्ट अमांडा की आवाज भयानक हो जाती है और वो एक शैतान, एक डीमन का रूप ले लेती है जो मॉड पे हंसती है। ये डीमन रूपी अमांडा मॉड के फेथ का मजाक उड़ा रही थी। देखा जाए तो ये मॉड की आस्था पे हमला था और मॉड के हिसाब से अमांडा के अंदर शैतान आ चुका था। अपने विश्वास पर इस आखिरी और सबसे बड़े हमले से बौखलाकर मॉड एक कैंची उठाती है और उस शैतान रूपी अमांडा को समाप्त कर देती है। इसके बाद मॉड अजीब तरह से हंसती है और यहाँ से निकल के घर जाकर खुद को साफ करती है। नाउ नीडलेस टू से कि इस प्रोसेस में अमांडा खत्म हो चुकी है, बट द क्वेश्चन इज कि क्या अमांडा के अंदर वाकई शैतान था या फिर मॉड ये सब बस इमेजिन की। इस पे हम थियरीज में बात करेंगे ही। एनीवेज अगली सुबह मॉड एकदम अच्छे मूड में थी। इनफैक्ट हम मॉड की पीठ पे एंजल वाले विंग्स भी देखते हैं। अब ये विंग्स भी सच में है या फिर मॉड को ऐसा फील हो रहा है, इस पे भी हम बात करेंगे ही। फॉर नाउ मॉड समुद्र किनारे बीच पर जाती है। उसके चेहरे पे एक अजीब सा सुकून है जैसे उसने अपनी आखिरी मिशन को पूरा कर लिया हो। वहां खड़े लोगों के सामने वो खुद पे ज्वलनशील पदार्थ डालती है और अपने आखिरी शब्द वेल्श में कहती है विच वॉज ग्लोरी टू गॉड। देन वो लाइटर जलाती है और इससे क्या हुआ होगा वो आप व्यूअर समझ ही रहे होंगे। यहाँ फिल्म हमें मॉड की जीत दिखाती है जहां वो किसी एंजल की तरह ब्राइटली जल रही थी। देन आसमान में दिव्य रोशनी है और सब लोग उसके सामने घुटनों पे झुके हैं मानो किसी सेंट या एंजल को देख रहे हो। बट देन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हमें रियलिटी दिखाई जाती है जहां मॉड और राधा केटी बुरी तरह से जल के समाप्त हो रही थी। यहीं पे सेंट
मॉड फिल्म खत्म हो जाती है।